तो स्टूडेंट्स, आज हम एज़ पर रिक्वायरमेंट आप सबके सामने ऑनलाइन मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपका बोर्ड का लॉस ना हो। जो प्रॉब्लम हमारे सबके सामने आ रही है, उस सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑनलाइन आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर हमारे सारे नोट्स मिलेंगे। जो भी आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको उस वेबसाइट और एप्लीकेशन से मिल सकती हैं। तो आई एम द डायरेक्टर ऑफ द सक्सेस इंस्टीट्यूट, और बाकी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ हद तक मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे। तो मेनली ऑफ़लाइन से ऑनलाइन आने का पर्पज़ क्या रहा है हमारा, कि जो ये एक महामारी चल रही है, एक जो प्रॉब्लम्स हम सबके सामने आ रही है कि सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो एजुकेशन का हो रहा है। उस लॉस को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो बच्चों के साथ हो रही है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कब प्रिपेयर करना चाहिए, खुद को कब प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, बोर्ड होंगे नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में चल रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे, बट हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज हमारे साथ होने वाली है। तो उस एडवांटेज को देखते हुए हम लोग अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1, जिसकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत सारे डेरिवेशन भी करे हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो बेसिकली बेटा, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या एंड कैपेसिटर्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 1 क्लियर होगा वही इस चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे, या जो बच्चे चैप्टर 1 रिवाइज़ करके नहीं बैठे हैं वो चैप्टर 1 एक बार रिवाइज़ करके बैठे हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। क्योंकि जो भी हम पढ़ के बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। समथिंग कुछ डेरिवेशंस भी ऐसे ड्राइव करने वाले हैं जो इस चैप्टर में आने वाले होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको, क्योंकि हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी रिलेट हमारी फर्स्ट यूनिट को ही करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बेसिक जितना भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने फील्ड को डिस्कस किया था। इसके अंदर भी सबसे पहले हम अपना टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल, इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जितने डेरिवेशंस रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डिस्कस करेंगे। और आफ्टर डैट हम कैपेसिटेंस एक कह सकते हैं हम एक डिवाइस है। कैपेसिटर जो होता है एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस से जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब कैपेसिटेंस में आ जाते हैं। तो ये बाद में कॉन्सेप्ट आएगा, हम अपना थोड़ा धीरे धीरे जैसे बेसिक समझेंगे, उसी के बाद हम अपना मेन पोर्शन पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। आपने 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है कि क्षमता, यानी हम कह सकते हैं दम कहते हैं ना, क्षमता, कि हर इंसान की एक अपनी पोटेंशियल पावर होती है। हमारी जैसे ये मार्कर है, इसकी भी एक पोटेंशियल है, ठीक है। बट बेसिकली ये देखा जा गया है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक व्यक्ति का पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में,
कि कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक हम उसका पोटेंशियल किसी अदर पोटेंशियल से कंपेयर नहीं कर देते हैं तब तक आपको उसका पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा। ये हमारा एज्यूमिंग पोर्शन होता है, हमारी एजम्पशंस होती हैं, इस एजम्पशंस को हम डिफाइन करते हैं। ये एक थियोरिटिकल पोर्शन है कम्प्लीटली पोटेंशियल को समझाने का, कि ये साइंस ने नहीं बल्कि हम लोगों ने, जितने भी अब तक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे सिर्फ एक एजम्पशंस मानकर डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी पॉसिबल है जब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल नहीं होगा तो हमारा पोटेंशियल भी डिफाइन नहीं होगा। तो द वर्क डन कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो आप, यानी कि पोटेंशियल क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करती है उसका पोटेंशियल कहलाता है। यानी जैसे कि आप जो भी पढ़ते हो, सपोज डैट आप 2 रोटी खाते हो तो वो आपका पोटेंशियल है, आप 3 घंटे काम करते हो वो आपका पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को हम डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हम आपका कंपैरिजन किसी अदर पर्सन से उस काम से रिलेट करते हुए कर रहे होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर करूंगा, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होगा वैसे ही आपका पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी पोटेंशियल को एक डेफिनेशन के बेस पर डिफाइन कर देती है, 2 लाइन में 3 लाइन में, जस्ट दैट्स इट। बट वो डेफिनेशन ये डिफाइन नहीं कर पाती है कि किस बिहाफ पर ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो हम बेसिकली बहुत ही डीप लेवल पर जाते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। जहाँ भी ये बात पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की आ जाए तो आप समझ जाएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी, सपोज डैट कि आपने कोई 2 ऑब्जेक्ट ली ए एंड बी। लेट सपोज कि B पर कोई Q0 चार्ज है, B पर कोई Q0 चार्ज है, और वो चार्ज आपको धीरे 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 किस पर लाना है, A पर लाना है, बहुत ही कम स्पीड में, जिसकी काइनेटिक स्पीड बढ़े ना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड में कोई चेंजेस ना है, मतलब बहुत ही कम स्पीड और बहुत ही कम, मतलब स्लोली, एक कह सकते हैं कि इनफाइनाइट स्टेप होना चाहिए। यानी जो चार्ज आएगा B से A पर, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हम फाइनल टू इनिशियल पर आएंगे, फाइनल टू इनिशियल पर चार्ज को लेकर आ रहे हैं। Q0 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, एक टेस्ट चार्ज होता है, एक स्मॉल चार्ज होता है। Q0 क्या होता है हमारा, टेस्ट चार्ज होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसका अमाउंट बहुत स्मॉल होता है, तो वो Q0 चार्ज होता है, जिसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। Q0 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक टेस्ट चार्ज हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये जो हमारा Q0 चार्ज है, इसको यहाँ तक आने में एक वर्क डन होगा जो एक एक्सटर्नल एजेंट का होगा। ये जो वर्क डन होगा ये एक्सटर्नल एजेंट इसलिए होगा क्योंकि हम इसे लेकर आ रहे हैं। इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है, हमारी कैपेसिटी के बेस पर हो रहा है। जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वो B से A तक का जब होगा, जब ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के लिए करेगा, ठीक है। अभी बात ये भी बताई जाएगी आपको कि एक्सटर्नल एजेंट एक तो फोर्स होता है, एक वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के लिए होगा, एक वर्क डन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है बहुत ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला मैं डिफाइन करके बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला किस बेस पे हम बनाते हैं कि वर्क डन, या फिर हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन करोगे, रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल V से, कि पोटेंशियल ऑफ A डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू B to A, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू B to A अपॉन या डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये इसका फॉर्मूला आता है निकल के। ये आपको याद रखना होगा कि A से B तक का पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है, जो वर्क डन हो रहा है उसका एक्सटर्नल एजेंट का ड्यू टू B to A को जब हम Q0 से डिफाइन करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना होगा आपको कि जब भी आपको किसी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है तो आपको सबसे पहले उस दोनों का पोटेंशियल को क्या करना है,
जो बीच में वर्क डन हो रहा है, उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है, वो चार्ज जो धीरे 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 आ रहा है, इतने इनफाइनाइट स्टेप में आ रहा है, बहुत धीरे 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 किस पर आ रहा है, ए पर आ रहा है, उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको हम वो जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर आप इसकी यूनिट निकालते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वर्क की, वो जूल होती है, आप जानते हैं। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, जूल पर कूलाम्ब। एक चीज़ हो, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जो यूनिट होती है, सॉरी, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको डायरेक्शन डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है। एक चीज़ और, आप कहोगे सर आप इस चार्ज को हम ऐसे ही क्यों लेके आ रहे हैं? चार्ज आप कैसे भी लेके आ सकते हो, ऐसे भी चार्ज लेके आ सकते हो, किसी भी मतलब तरीके से आप इस चार्ज को B से A तक ला सकते हो। बट ध्यान रहे कि उसकी स्पीड जो हो, उसकी जो स्पीड रहे वो बहुत ही क्या रहे, कम रहे, क्योंकि जितनी उसकी स्पीड कम रहेगी, यानी हम कह सकते हैं द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, यानी हम कह सकते हैं द चार्ज शुड बी मूव स्लोली, यानी ये जो चार्ज आप लेके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली, गाना सुना है ना आप लोगों ने, स्लोली, वैसे ही बहुत स्लोली आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज, की दूसरी कंडीशन है कि नो चेंज ऑफ स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि Q0 इज द सेंस। दो कंडीशन ध्यान रखना है, NCERT भी बुक में लिखती है, अगर ये बात नहीं लिखी हुई है तो इस डेफिनेशन का, इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपका जो चार्ज है वो धीरे धीरे आना चाहिए, इतना धीरे आना चाहिए कि उसके स्टेप जो है इनफाइनाइट हो जाए B से A तक आते टाइम। सेकंड चीज़ है कि नो चेंज ऑफ स्पीड, यानी जो चार्ज है जो B से A पर आ रहा है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो इनफाइनाइट स्टेप होंगे उसके। सेकंड थिंग, और उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में भी उस टेस्ट चार्ज की में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तब आप डिफाइन कर पाएंगे इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को। जब पोज डेट आपने A पॉइंट पर कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, B पर कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, उनका B से A तक लाने में जो चार्ज वर्क डन करता है उसे आप यहाँ रख देंगे, उसकी वैल्यू को जो जूल में होगी। चार्ज जो भी दे रखा होगा टेस्ट चार्ज, आप उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर डिफाइन हो जाएगा। कोई डाउट तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में क्वेरी डाल सकते हैं, वेबसाइट पर क्वेरी डाल सकते हैं अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है। इस द सेंस हम बेसिकली कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एन एक्सटर्नल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया कि Q0 इज़ ऑलवेज, जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो B से A तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होता है पॉजिटिव चार्ज के थ्रू होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये कंडीशन आपको इसमें याद रखनी होगी, इसकी यूनिट याद रखनी होगी, और ये क्वांटिटी कौन सी होती है वो याद रखना होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गया होगा, और इसके नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो डेफिनेशन क्या है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नोट कर लीजिए इसे रफली एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि अभी जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा वो पोटेंशियल के बेस पर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन तभी किया जा सकता है जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि इनमें जो फोर्स लगता है चार्ज पर वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन में कभी कंजर्व फोर्स नहीं होता है, ग्रेविटेशन में कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बाकी कहीं भी
कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, कि अभी हम इसके पॉइंट्स को आपको डिफाइन कर देंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इस चार्ज को यहाँ तक बी से ए तक लाने में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है जो इनफाइनाइट स्टेप को फॉलो कर रहा है, वो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान रखना एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया ना इंडिविजुअली, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए पोटेंशियल का, मैंने आपको बताया पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पर आपको किसी एक पॉइंट को क्या मानना होगा, इनफाइनाइट मानना होगा। आपको किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक पोटेंशियल को क्या मानना होगा, इनफाइनाइट मानना होगा। और वो इनफाइनाइट जो भी पॉइंट होगा, लेट सपोज हम बी लेते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी जिसे भी आप इनफाइनाइट मानेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है, जब भी हम इनफाइनाइट मानते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ज़ीरो के। इस द सेंस कि जब भी आप रखेंगे वी ए माइनस वी बी, यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो आपको बी की जगह क्या पुट करना होगा, इनफाइनाइट। जैसे ही आप इनफाइनाइट, तो हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो इनफाइनाइट टू ए हो जाएगा। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इनफाइनाइट बाय ड्यू टू ए हो जाएगा, डिवाइड बाय क्यू नॉट। अभी हमने ऊपर लिख लिया वैल्यू को कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट बी की वैल्यू होगी, यानी जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि वी जो हो जाएगा आपका, यानी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी बी जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो वी ए ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट। तो वी ए पोटेंशियल ऑफ ए एट अ पॉइंट, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू इनफाइनाइट ए अपॉन क्यू नॉट। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर हमारे दो पॉइंट है, डिफरेंस है तो 2 पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम, और आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, यानी वर्क डन अपॉन डिस्चार्ज। एनी डाउट, यूनिट वही रहेगी इसकी भी पोटेंशियल की, V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम्ब, और ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करना, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे जो हम अभी करने वाले हैं डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन के बेस पर ये समझाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सब यूज़ होने वाला है, इसी बिहाफ पर आपको बताया जा रहा है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से अच्छे से, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी एक की पॉइंट समझाने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। जो हम डेरिवेशन करेंगे इसके बाद वो कहीं ना कहीं इन सबको रिलेट करेगा। तो एक बार इसे देख लीजिए अगर कोई डाउट है, अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं। की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है बेटा, तो अब विदाउट एनी हेजिटेशन किसी भी टाइम फ़ोन करके ग्रुप में एप्लीकेशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक हम थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तो की नोट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या की नोट्स लिख लीजिए आप। देखिए हम 3-4 टाइप्स के इसमें की नोट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना है इस वाले टॉपिक को, कि वर्क डन, जो मैंने आपको लिखवाया भी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, शुड बी कंसिडर। क्यों, वाई? कि जो वर्क डन होगा उन दो चार्जेस के मिड में जो भी वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, वो क्या होगा, हमारा कंसीडर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है आपका, ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है, ये किसके अगेंस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। क्योंकि वो जो फोर्स लगेगा, जैसे ए बी से ए तक आने में जो फोर्स लग रहा है, वो तब आपका स्लोली होगा जब एक अगेंस्ट फोर्स, सपोज डैट हम इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, और तब जब तक ये अपने फोर्स एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बहुत स्पीड से जाएगी। लेकिन अगर हमें इसकी स्पीड को
कम रखना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो ये तो फोर्स हो गया आपका कौन सा, एक्सटर्नल एजेंट का। एक फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में टेस्ट चार्ज, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वहाँ जो फोर्स लगता है वो तभी स्लोली होगा वर्क डन वहाँ पे जब अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा होगा। वो अगेंस्ट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि द वर्क पाथ इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को आने में जो पाथ कवर हुआ वो पाथ हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? मैंने आपको बताया कि आप कहते हो सर ये इसी डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आप इस चार्ज को कैसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, कैसे भी ला सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है क्योंकि इसका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क पाथ इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप कि आपको बहुत ईजीली समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी मैंने कोई टफ लैंग्वेज आपके समझाने में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट आपका आता है बेटा, अच्छा हाँ, क्यों, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे या वाइवा में कि ये पाथ इंडिपेंडेंट क्यों होता है। बी से ए तक जो चार्ज आ रहा है वो इंडिपेंडेंट पाथ क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा होगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कंजर्व होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बिकॉज the electrostatic force is conservative, कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कंजर्व है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा, कंजर्व है। समझ आ गया? तो आप इसे, जैसे मैंने बताया कि ए से बी में आ रहा है तो आप वो किसी भी तरीके से ला सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि ये जो आपका वर्क डन हो रहा है इस तरीके से आने में, ठीक है, वो सपोज़ ये ए है, ये बी है, ये, या फिर आप कह सकते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑफ 1, वर्क डन ऑफ 2, वर्क डन ऑफ 3, ये हमेशा एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल होगा। एक कंडीशन कह दी कि जब किसी साइकिलिंग में कोई वर्क डन होता है, किसी साइकिल में कोई वर्क डन होता है, आप एक पॉइंट से गए फिर दोबारा से उसी पॉइंट पर आओगे, तो वहाँ जो वर्क डन हो जाता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, वो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो जो वर्क डन हो रहा है वो राउंड ट्रिप हो गई। और राउंड ट्रिप में जो वर्क होता है, सपोज़ आप कह सकते हो कि वर्क डन ऑफ 1, वर्क डन ऑफ 2, यानी कि जो वर्क है 1 से 2 और फिर 2 से अगर दोबारा 1 पर आता है, 1 से 2 और 2 से दोबारा 1 पर आता है, या ए से बी, बी से दोबारा ए पर आता है, तो वहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। क्योंकि ये जो आपकी ट्रिप है 1 से लेके 2 तक की, वो राउंड ट्रिप होती है, साइकिलिंग भी कह सकते हो, राउंड ट्रिप होती है। वहाँ पर वर्क डन क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो। जैसे आप एक पॉइंट से चले दोबारा से उसी पॉइंट पर आ गए, सपोज डेट एक पॉइंट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है। अगर 10 जूल वर्क डन यहाँ पर होता है और जब दोबारा वापस जाते हो तो डायरेक्शन माइनस में हो जाती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, ज़ीरो होएगा। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट है कि द चार्ज वेरी स्मॉल, क्योंकि टेस्ट चार्ज है, कि द चार्ज इज वेरी स्मॉल, कि जो चार्ज होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, नोट डाउन। अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ डायरेक्ट अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। वो डेरिवेशन इतना टफ नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर से कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है। कब करते हैं, जब कोई किसी चीज़ को वेरी करता है तब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़िलहाल आप इसे समझ लीजिए।